प्रिय छात्रों, आज मैं आप लोगों के डाउट्स, कई स्टूडेंट्स के डाउट्स को मैं इकट्ठा कर लिया हूँ, जिसमें कि सबसे अधिक साहिल जी का डाउट्स है मेरे पास, और एक दो पवन जी इलाहाबाद से, मोहन कानपुर से, और सिरसा से उनका मैं नाम भूल गया हूँ, उनके भी डाउट्स मैंने इसमें लिए हैं। मैं यहाँ पर बोर्ड पर ना समझा करके मैं टेक्स्ट के रूप में लिख करके आपको वीडियो के रूप में भेज रहा हूँ। आप साथ के साथ इसे नोट भी कर लेंगे और समझ भी लेंगे। यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस आप लोगों ने पूछे हैं, जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, रेट लॉ और रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर देखिए डेफिनेशन जिस तरीके से आपकी बुक में होता है उसी तरीके से लगभग मैंने कोशिश किया है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में करने के लिए, जिससे कि आप इजीली इसे मेमोराइज कर सकें। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए दिया गया है सम ऑफ द, यहाँ पर मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट लॉ फॉर ए रिएक्शन, यानी कि जो हम वहाँ पर रिएक्शन लिखते हैं, रेट लॉ का जो इक्वेशन लिखा जाता है उसमें जो कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर पावर होता है उसके पावर के सम को ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख दूं कि यहाँ पर रेट इक्वल टू यहाँ पर के, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ बी, और यहां पर मान लीजिए कि 2 है। इस तरीके से ये रेट लॉ इक्वेशन दिया गया है। तो कैपिटल लेटर में जो ए और बी आप देख रहे हैं बॉक्स के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये तो रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन को शो करता है, और इसके ऊपर जो पावर है, अब यहाँ पर ए के ऊपर कोई पावर नहीं, तो इट मीन्स कि आपको 1 मानना है। बी के ऊपर पावर यहाँ पर 2 है, इट मीन्स कि इसका पावर, कंसंट्रेशन टर्म का पावर 2 हुआ। अब यहाँ पर इन दोनों को यदि हम प्लस कर दें तो ये बन जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 1 + 2 = 3। तो कभी कभी पेपर में रेट लॉ इक्वेशन दिया हुआ होता है और कहा जाता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। तो आपको यही देखना है कि वहाँ पर जो कंसंट्रेशन टर्म है इसके ऊपर जितने भी पावर है उसे प्लस कर दीजिए। तो डेफिनेशन तो एक लाइन का आपका बन गया। उसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, जब कोई भी रिएक्शन होता है तो वहाँ पर जो रिएक्टिंग स्पेसीज होते हैं वो आपस में टकराते हैं, कोलिजन करते हैं। अब 1 सेकेंड के अंदर यूनिट वॉल्यूम में जितने भी पार्टिकल्स टकराते हैं, यूनिट सेकेंड में यानी कि 1 सेकेंड में यूनिट वॉल्यूम में जितने भी रिएक्टिंग स्पेसीज आपस में टकराते हैं, उस नंबर को यहाँ पर कहा जाता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया है और मैं इसे हिंदी में आपको समझाते जा रहा हूँ। यहाँ पर आप लिखेंगे द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन। तो हाफ लाइफ का मतलब होता है कि जो हमें कंसंट्रेशन दिया गया है, जो रिएक्टिंग स्पेसीज के कंसंट्रेशन है, टोटल कंसंट्रेशन का जस्ट हाफ होने में जितना भी टाइम पीरियड लगता है
उस पीरियड को कहा जाता है हाफ लाइफ टाइम या हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रिएक्शन। इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय टी हाफ। यहां पर देख सकते हैं, यहां पर टी हाफ लिखा हुआ है। नेक्स्ट, यहां पर मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब यहां पर देखिए, यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा। जब रिएक्टिंग स्पेसीज आपस में कोलिजन करते हैं तो ऊपर में जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी था वहां पर तो मैंने आपको बताया था कि 1 सेकेंड के अंदर यूनिट वॉल्यूम में कितने पार्टिकल्स आपस में टकरा रहे हैं। यहां पर वो बात नहीं है। यहां पर ये कहा जा रहा है कि एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली एक साथ कितने पार्टिकल्स टकराते हैं। तो एक साथ जितने पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं उसी को यहां पर कहा जाता है मॉलिक्यूलरिटी। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज विच मस्ट कोलाइड टूगेदर टू ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन, तो ये कहलाएगा मॉलिक्यूलरिटी। आप यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज विच कोलाइड साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट यहां पर है rate constant in the rate of reaction when the molar concentration of each reactant is taken as unity। मान लीजिए कि कोई भी दो या दो से ज़्यादा रिएक्टिंग स्पेसीज हैं, वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और वहाँ पर हर एक स्पेसीज का मोलर कंसंट्रेशन आपने कितना लिया है, 1 m लिया है। अब प्रत्येक रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन यदि 1 m है तो उस समय जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसी को हम लोग यहां पर क्या करते हैं, रेट कांस्टेंट कहते हैं। इसलिए जो रेट कांस्टेंट होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि रेट कांस्टेंट का वैल्यू कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, क्योंकि यहां पर तो फिक्स है कि 1 मोलरिटी ही आपको लेना है। हाँ, टेम्परेचर के ऊपर इसका वैल्यू चेंज करेगा। इसी रेट कांस्टेंट को के से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं। उसके बाद रेट लॉ, तो जो मैंने यहां पर अभी थोड़ी देर पहले ऊपर मैंने ये लिख करके दिखाया था, वही चीज यहां पर है कि मान लीजिए कि यह रिएक्शन है और यह रेट लॉ इक्वेशन है। तो जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है, ये इक्वेशन होता है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, ये थ्योरेटिकली हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। कैसे, थोड़ा यहाँ पर रिएक्शन को जरा गौर से देखें। यहाँ पर जो इक्वेशन दिया गया है इसके अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 2 मोल्स हैं और फ्लोरीन का 1 मोल है, जबकि यहाँ पर देखिए NO2 यहाँ पर ऊपर में पावर 1 ही लिया गया है और यहाँ पर जो F2 है इसका भी पावर यहाँ पर 1 ही लिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि यह सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। और यहाँ पर जो K का मतलब है वह रेट कांस्टेंट है। तो यह जो रेट लॉ होता है यह एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। यहाँ पर थोड़ा रेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट्स द ऑब्जर्व्ड रेट और एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज रेट लॉ। और फर्दर रिएक्शन का मतलब हम इस रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन, इसके बीच डिफरेंस। नॉर्मली मैं यहाँ पर एक बता रहा हूँ, जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है इसी को फिजिसॉर्प्शन भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर वीक वंडर वाल फोर्स अप्लाई होते हैं, यानी कि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो होता है एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच, यहाँ पर वीक वंडर वाल फोर्स होते हैं। जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन के अंदर स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होंगे। जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है इसका दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे रिवर्सेबल, तो इधर हो जाएगा इरिवर्सेबल।
फिर फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए आप थर्ड पॉइंट याद रखेंगे, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक, जबकि यह हो जाएगा स्पेसिफिक। मैं आपको याद दिला दूँ, यहाँ पर मैं इसके अंदर ही लिख देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आप SO2 प्लस O2 लेते हैं। अब यहाँ पर वेनेडियम पेंटॉक्साइड आप लेंगे, तभी जाकर के यह सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा। तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, फिजिकल में ये स्पेसिफिक नहीं है। अब अपने घर में किसी भी जगह पर कोई कंटेनर हो, डेस्क बेंच, वहाँ पर आकर के डस्ट आकर के एडजॉर्ब हो जाते हैं, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है, इसके अंदर कोई न्यू कंपाउंड्स यानी कि कोई प्रोडक्ट्स नहीं बनते हैं, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट्स नहीं बनते हैं। जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन के अंदर न्यू कंपाउंड्स बन जाते हैं, यानी कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट होते हैं ये एज ए कंपाउंड अपने को मिलता है। तो ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। यहाँ पर एडिशन और कंडेंसेशन दो तरह के पॉलीमराइजेशन होते हैं। मैं आपको याद रखने का एक तरीका बताता हूँ। जितने भी मोनोमर्स हैं, यदि उसके फॉर्मूले में आपको कहीं भी डबल बॉन्ड नजर आ जाए तो वह जब भी बनाएगा एडिशन पॉलीमर बनाएगा, और उसके कारण जो पॉलीमराइजेशन होता है इसी को एडिशन पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट मोनोमर्स combine to form a large polymer without the elimination of simple molecule। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अपने पास CH2 और डबल बॉन्ड CH2 है। अब यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, यानी कि ये मैंने एथीन लिखा है। अब इस तरीके के बहुत सारे अपने पास एथीन्स हैं, और ये जब आपस में कंबाइन करेंगे तो वो जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। मान लीजिए कि अपने पास यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। अब ये दोनों आपस में कंबाइन कैसे करेंगे, तो दोनों का एक एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। अब यहाँ से ये ब्रेक होकर के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, इधर भी एक बॉन्ड फ्री हो गया और इस साइड भी एक बॉन्ड फ्री होगा। अब उसी तरीके से यहाँ पर यह ब्रेक हुआ तो दोनों कार्बन की एक एक बॉन्ड यहाँ पर फ्री हो जाएंगे, दोनों के एक एक फ्री होगा। अब ये जो फ्री देख रहे हैं और ये जो फ्री देख रहे हैं, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से यह एक ओपन चेन बनता है, ब्रांच भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पर किसी स्मॉल मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन नहीं होता है, जबकि कंडेंसेशन में ठीक उल्टा होता है। यहाँ पर चाहे 2 मॉलिक्यूल्स ले लें तो यहाँ पर कहा जाता है कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 और मोर बायफंक्शनल रिसोर्सेज अंडर कंडेंसेशन रिएक्शन। देखिए, कंडेंसेशन का मतलब आप जानते हैं, नहीं जानते हैं मैं बताता हूँ। जहाँ भी कंडेंसेशन वर्ड आ जाए समझ जाइए कि निश्चित रूप से वहाँ पर कोई 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ रहे हैं, और उसी टाइम में उन दोनों मॉलिक्यूल्स के जुड़ने के साथ कोई छोटा मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर निकल जाए, HCl निकल जाए, अमोनिया निकल जाए, कुछ भी निकल सकता है, छोटा मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है विद द एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। अब जैसे कि इसका एग्जांपल नाइलॉन 66 है। अब नाइलॉन 66 में क्या होता है, नाइलॉन 66 के अंदर हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन और एडिपिक एसिड। अब यहाँ पर 2 अलग अलग मोनोमर है। हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन, इसके पास 2 एमाइन ग्रुप है। एडिपिक एसिड, इसके पास 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये आपस में जुड़ते हैं।
एमाइन का H और एडिपिक एसिड का OH, ये आपस में जुड़ करके वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और फिर ये दोनों आपस में जुड़ करके एक लंबा चेन बनाता है। तो यह कहलाएगा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग यहां पर देखते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। देखिए, जो डायबिटिक लोग होते हैं जनरली वो लोग इसका यूज करते हैं। ऐसी मिठाइयाँ बनाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। इसे हम कैलोरी फ्री भी कहते हैं, यानी कि वह केमिकल सब्सटेंस जो स्वाद में तो मीठा हो लेकिन उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ना हो, वह हमें कोई कैलोरी प्रोवाइड ना करता हो, केवल वह स्वाद में मीठा हो, तो उसे कहा जाता है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। अब जैसे सैक्रिन हो गया, एस्पार्टेम हो गया। कभी कभी पेपर में यह पूछ दिया जाता है कि सैक्रिन शुगर से कितना टाइम स्वीटर होता है, कितना गुना मीठा होता है। तो याद रखिएगा 550 टाइम्स स्वीटर, यानी कि सैक्रिन इज 550 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। सुक्रोज ये 550 गुना ज़्यादा मीठा होता है। फिर यहाँ पर ये मनोज जी के क्वेश्चन का आंसर है। हालांकि बिल्कुल सिंपल है, लेकिन आपने पूछा है तो मेरा फर्ज है कि मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा। स्पेशलिटीज, यूनिट सेल, डोपिंग और फैराडेज लॉ का पूरा डिटेल। तो मैं यहाँ पर आपको डोपिंग के बारे में बता दूं कि नॉर्मली क्या होता है कि जितने भी सेमीकंडक्टर होते हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें से करंट पास नहीं होता है और आप ये चाहते हैं कि उसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ा दें। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज ऐड किया जाता है। ऐड करने का जो प्रोसेस है, किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर इम्प्योरिटीज जो आप ऐड करते हैं उसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए इसी प्रोसेस को कहा जाता है डोपिंग। तो मैंने यहाँ पर ये लिखा है द एडिशन ऑफ फॉरेन एटम और आयन या सबस्टेंस टू क्रिस्टल इज कॉल्ड डोपिंग। समझ में आ गया। यानी कि फॉरेन का मतलब हो गया बाहरी पार्टिकल। अब फॉर द एग्जाम्पल कि अपने पास सिलिकॉन है, अब सिलिकॉन के अंदर आपने फॉस्फोरस ऐड कर दिया, एल्युमिनियम ऐड कर दिया, तो ये एल्युमिनियम, सिलिकॉन एक्सेट्रा ये क्या हो गया, फॉरेन एटम हो गया। इसकी वजह से क्या होगा, उस सिलिकॉन के अंदर या तो होल्स बनेंगे या तो फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा आपने, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो यदि आपने एल्युमिनियम या 13th ग्रुप या 12th ग्रुप के किसी भी मेंबर को सिलिकॉन के अंदर मिक्स कर दिया, ऐड कर दिया, तो यह पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाता है। और यदि उसके अंदर 15th ग्रुप के या 16th ग्रुप के किसी भी मेंबर को आपने ऐड किया, उससे एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। तो हालांकि आपने केवल डोपिंग पूछा था, उसका मैंने डेफिनेशन दे दिया और थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। देखिए उसके बाद यहाँ पर फैराडेज लॉ है। फैराडेज लॉ के दो लॉ हैं, ये फर्स्ट लॉ है और ये सेकंड लॉ है। मैं आपको यहाँ पर बता दूं फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है। फैराडे का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि डिपॉजिटेड मास ऑफ सबस्टेंस और लिबरेटेड मास ऑफ सबस्टेंस, डिपॉजिटेड मास ऑफ सबस्टेंस और लिबरेटेड मास ऑफ सबस्टेंस is directly proportional to the quantity of electricity passed through electrolyte। यानी कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उसमें से आपने करंट पास किया। अब जितना अधिक चार्ज पास होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोड के ऊपर सबस्टेंस डिपॉजिट होंगे या लिबरेट होंगे। तो अपने को पता है कि एनोड से ये लिबरेट होता है और कैथोड पर जाकर के डिपॉजिट होता है। इसलिए आप लिबरेशन भी लिख सकते हैं, डिपोजिशन भी लिख सकते हैं।
यहाँ पर मैंने ना तो एनोड लिखा ना तो कैथोड लिखा, बीच का चीज मैंने छोड़ दिया इलेक्ट्रोड, क्योंकि एनोड भी इलेक्ट्रोड है और कैथोड भी इलेक्ट्रोड है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि W ग्राम यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है और उस समय क्यों कूलाम चार्ज पास हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यू, या आप इसे W इज इक्वल टू जेड क्यू लिख सकते हैं। अब यहाँ पर Z का मतलब क्या है, तो Z का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो Z का मतलब है ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। हालांकि मैंने इसे भी डिफाइन करने की कोशिश किया है और मैंने डिफाइन भी किया है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, सीरीज यदि मैंने बोल दिया तो सॉरी। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट्स, उसमें से आपने करंट पास किया। करंट कितना पास करना है जरा ध्यान दीजिए, 1 एम्पियर इसमें से करंट पास करना है और 1 सेकेंड के लिए। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में से यदि आपने 1 एम्पियर करंट पास किया है, 1 सेकेंड के लिए किया है, इतने टाइम में जितना भी सबस्टांस लिबरेट होता है, और जो सबस्टांस लिबरेट होता है, फॉर द एग्जाम्पल कि कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, तो कितना ग्राम कॉपर डिपॉजिट हुआ, वह कॉपर के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाएगा। या जिंक डिपॉजिट हुआ तो वह जिंक के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाएगा, और इसी को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। कभी कभी पेपर में इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाता है, तो मैंने इसके फॉर्मूला भी लिख दिए हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय 96,500 कूलम। और यदि इक्विवेलेंट मास आपको नहीं पता है तो यहाँ पर एटॉमिक मास ऑफ मेटल लिख सकते हैं, वहाँ पर उसे रिड्यूस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत हुई इनटू दिस। अब यहाँ पर फैराडे का सेकेंड लॉ, तो फर्स्ट लॉ ने तो ये कहा कि जितना अधिक चार्ज पास होगा, जितना अधिक करंट पास होगा, उतना अधिक डिपॉजिट होगा। लेकिन फैराडेज लॉ का जो सेकेंड लॉ है, इसमें यह कहा गया कि यदि 2 or more than 2 electrolytes are connect in series, मान लीजिए कि 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होते हैं, और वहां पर डिफरेंट आपने इलेक्ट्रोलाइट्स ले रखे हैं। अब सेम क्वांटिटी में करंट पास होने के बावजूद भी वहां पर जो सबस्टांस डिपॉजिट होंगे वो अलग अलग अमाउंट में डिपॉजिट होंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि डिफरेंट अमाउंट में वह डिपॉजिट क्यों हो रहे हैं, जबकि करंट सभी इलेक्ट्रोलाइट में से सेम क्वांटिटी में पास हो रहे हैं। आप वहां पर पढ़ के देख लीजिए, जो मैं आपको समझा रहा हूं ये चीज मैंने वहां पर लिख रखा है। When the same quantity of electricity is passed through different electrolytes, the amount of different substances produced at the electrode are directly proportional to their chemical equivalent weight। इस बार देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया। अब यहाँ पर अलग अलग अमाउंट में यह डिफरेंट एलिमेंट्स क्यों डिपॉजिट होते हैं, तो यह डिपेंड करता है कि उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट क्या है। जिसका इक्विवेलेंट वेट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा डिपॉजिट होगा, जिसका इक्विवेलेंट वेट कम होगा वह कम डिपॉजिट होगा। इसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है, WA/WB इज इक्वल टू EA/EB। तो W मीन्स डिपॉजिटेड मास या लिबरेटेड मास, E का मतलब केमिकल इक्विवेलेंट वेट, A और B जो स्मॉल लेटर में दिया गया वह अलग अलग सबस्टांस के लिए है। मान लीजिए कि कॉपर है और जिंक है, मर्जी आप कॉपर को ऊपर रखें या जिंक को नीचे रखें, किसी को ऊपर या किसी को नीचे रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि आपने लिबरेटेड मास जिंक का ऊपर रखा है तो इक्विवेलेंट वेट भी जिंक का ऊपर ही रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? या आपने नीचे में जिस एलिमेंट के वेट को रखा है उसके इक्विवेलेंट वेट को नीचे ही रखना पड़ेगा। बस इतना है आपको याद रखना है। नेक्स्ट
थोड़ा मैं ये वीडियो लंबा जानबूझ करके बना रहा हूँ। आप इसे डाउनलोड कर लेंगे और जब भी आपको ज़रूरत हो आप इसे दोबारा देख सकते हैं, ताकि बार बार आपको नेट का चक्कर ना पड़े। यह मैं ऐसा करता हूँ, ये 6th क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में डालता हूँ। यदि आपको मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर सेंड करेंगे और आप खुद इस वीडियो को देख करके इसके नोट्स को आप जरूर कॉपी करेंगे। और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, इसीलिए मैंने बोर्ड पर इसे नहीं समझाया। यहाँ पर इसे मैंने टेक्स्ट को लिख करके लैपटॉप में और फिर मैंने यहाँ पर रिकॉर्डिंग करना शुरू किया, ताकि ये कम MB का बन सके और आप आराम से लिख भी सकें। बोर्ड पर समझाने में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं लिंक इसी के साथ दे रहा हूँ।